कुछ ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम मेरे पिछले से बेहतर हो। ऐसी महत्वाकांक्षाओं के साथ, ऐसी अभिलाषाओं के साथ हम लोगों को पूरे लगन से अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। पूरी मेहनत से, पूरे शिद्दत से हमें वर्क करना होगा। मैं कल भी मुसाफिर था, मैं आज भी मुसाफिर हूँ। फ़र्क बस इतना है, मैं कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण कंटेंट, एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के हाजिर हूँ, मुखातिब हूँ। एक महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूँ। आपको जहाँ मैं जोड़ रहा हूँ उपसर्ग से, जहाँ आप उल्लिखित पा रहे होंगे उपसर्ग, वाकई में एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। जहाँ पहली महत्वाकांक्षा यही होगी हर एक स्टूडेंट्स की, जो मजबूती के साथ इस टॉपिक को कभी पढ़ते ही नहीं हैं, या ये मान के चलें कि ज़्यादातर हमारे जहन में एक भावना बनी होती है, अरे यार उपसर्ग है, ये तो टफ है, जाने दो, 1-2 नंबर का है कि मुझे बहुत लेना देना इससे नहीं है। ऐसा तमाम डर जो आपके दिलो दिमाग में बैठ चुका है, उस संयोजन को तोड़ने आया हूँ। एक नई कड़ी लेकर के आपसे मुखातिब होने आया हूँ। मान के चलना आज के बाद ऐसा नहीं कहोगे, विश्वास करना आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। तो जुड़े हमारे साथ उपसर्ग में, ये इसका ट्रेलर है, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। मान के चलना मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपको जोड़ रहा हूँ, जिस कक्षा में जोड़ रहा हूँ, पूरा बेस पकड़ाऊंगा। आराम से सुनने और समझने का प्रयास करें, पूरे मनोवेग से हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जी हाँ, तो उपसर्ग कहाँ से आया है, इसकी बेस लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ। उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये कहाँ से उठाया गया टॉपिक है, तो ध्यान देना। मैं एक बात कर चुका हूँ और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, शब्द से। शब्द जो है ये भाषा की स्वतंत्र इकाई है। भाषा की स्वतंत्र इकाई होने का मतलब हुआ, शब्द कहीं रख दो ना, शब्द कहीं लिख दो, आप उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ समझ सकते हैं। मैंने कहीं लिख दिया घर, मैंने कहीं लिखा परिवार, मैंने कहीं लिखा भाई, मैंने कहीं लिखा स्कूल। ये शब्द अपने आप में स्वयं सक्षम है इस बात को बताने के लिए कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है मेरे दोस्त, मैं सारा काम कर सकता हूँ, मेरे बारे में आप जान सकते हैं, स्कूल लिखा है तो स्कूल समझ सकते हैं आप। इसका मतलब जो शब्द है ये भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई है किसकी? स्वतंत्र इकाई है भाषा की। यानी भाषा की स्वतंत्र इकाई किसे कहा जाता है? शब्द को। और भाषा की सार्थक इकाई भी किसे कहा जाता है? सार्थक इकाई है भाषा की। हमारा जो शब्द है, देखना मैंने भाषा पीछे लिखा है, आप समझ जाइए। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द है, भाषा की सार्थक इकाई भी शब्द है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, ये बेस है आपका, आप इसे पहले भी जान चुके हैं और आपको ये सीरीज मिल चुकी है अगर आप क्रमबद्ध रूप से हमसे जुड़े हुए हैं तो। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है, क्रमबद्ध अध्ययन आपको बहुत ही मजबूत बनाता है। तो स्वतंत्र भाषा की इकाई हो गई और सार्थक इकाई हो गई भाषा की शब्द। ये जो शब्द है वाकई में इससे कोई निचला हिस्सा नहीं है जिसका अपना अर्थ हो। यानी समझना, सार्थक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब एक शब्द आपके सामने आता है तब हमें उसका अर्थ मिलता है। इसके नीचे यानी शब्द से पहले भी कोई ऐसा युक्ति नहीं है जिसका आपको अर्थ मिले। यानी मैं शब्द के पहले हमें वर्ण मिला था, क्या आपको किसी वर्ण का अर्थ बताया गया है या आपको किसी वर्ण का अर्थ पता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब शब्द से पहले कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई युक्ति नहीं है जिसका अर्थ हो। अर्थ यहीं से शुरुआत हो, अर्थ यहीं से प्रारंभ है, यहीं से अर्थ मिलेगा हमें। देखना जरा, ये शब्द आपको संज्ञा के रूप में मिले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताते हुए। ध्यान देना, पूरी क्लास का मनोवेग से सुनने का प्रयास करें। मैंने अभी कहा है ये उपसर्ग की पूर्णतया क्लास नहीं है, ये इसका ट्रेलर है। ध्यान देना, संज्ञा शब्द हमें संज्ञा के रूप में मिला जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताते हुए हमारे सामने मुखातिब हुआ। फिर हमें शब्द सर्वनाम के रूप में मिला जो हमें इन्हीं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया मिला।
सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर उन्हीं नाम को छुपाते हुए हमारे सामने आया। एक तो ये नाम बताते हुए आए, दूसरा नाम छुपाते हुए आया। तीसरा, हमारे क्रियाकलापों को स्पष्ट करने के लिए कुछ और शब्द सामने आए जो क्रिया के रूप में आए, जिन्हें क्रिया कहा गया। जैसे हम किसी काम को प्रदर्शित कर रहे हैं, हम किसी क्रियाकलाप को आज अंजाम दे रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम हम लोग मिल करके कर रहे हैं, ये समस्त जो क्रियाकलाप हैं उन्हें एक शब्द में पिरो दिया गया, क्रिया। इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा हमारे क्रियाकलापों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया तो वो क्रिया विशेषण कहलाया। हमारी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई तो वो विशेषण कहलाया। क्लियर है? तो इन रूपों में हमने शब्दों का बहुत बड़ा बंडल अपना लिया है, बहुत बड़ा सा ग्रंथ बना लिया है। संज्ञा हमें पता है, सर्वनाम का हमें पूरा निचोड़ पता है, विशेषण हमने पढ़ा है, क्रिया हमने जाना है। सब कुछ इस YouTube चैनल से प्रोवाइड कराया जा चुका है और पूरा भंडार आपने समाहित कर लिया है। मैंने आपसे कहा था अगर कोई चैनल आपको क्रमबद्ध तरीके से चीजें दे रहा है तो पीछे से लिंक जरूर होगा, यानी पिछले एपिसोड से इसका नाता जरूर होगा। अगर क्रमबद्ध तरीका चल रहा है तो देखना इनका नाता वहां से है और ये सारी चीजें आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हमने बात किया शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, स्वतंत्र भाषा की इकाई है, और हम ये जानते हुए ये जान पाए कि शब्दों के बहुत बड़े भंडार का अध्ययन हमने कर लिया है। जैसे हमने संज्ञा पढ़ लिया, जैसे हमने सर्वनाम पढ़ लिया, जैसे हमने विशेषण पढ़ा, जैसे हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, ऐसे तमाम शब्दों की जानकारी हमने हासिल कर ली है। अगर मैं एक दूजे शब्द में इसे विकारी कह दूं तो भी आपको कोई संशय होना नहीं चाहिए। ये कैसे शब्द हैं? विकारी। अब जरा ध्यान देना, मेरा कहना यह था शब्द इतने ही सीमित नहीं रह गए, भाषा ने और शब्दों को जन्म दिया। और वो शब्दों का जन्म कैसे हुआ जरा ध्यान देना। अब ध्यान देना, अब होगा क्या इनकी उत्पत्ति? शब्द रचना की इकाई, शब्द रचना की इकाई। कोशिश करो तो ये आपको बिल्कुल अब समझ में आने वाला है। शब्द इतना हमें मिला था, लेकिन इतने से हमारे साहित्य का काम चलने वाला नहीं था, ना इतने से हमारा काम चलने वाला था। हमें शब्द और बनाने थे, तो फिर क्या करते हैं हम? और शब्द बनाने के लिए हमें किसी अन्य युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता। तो वही जो प्रयोग करना पड़ता ना, वही प्रयोग करने चल रहे हैं हम। शब्द रचना की इकाई में ध्यान देना 4 लोग शामिल होंगे जो आगामी चल करके शब्दों का अलग अलग तरीके से निर्माण करने वाले हैं। यानी इनके बाद जैसे उपसर्ग, कुछ शब्दों का निर्माण उपसर्ग कर देंगे, कुछ शब्दों का निर्माण प्रत्यय कर लेंगे, कुछ शब्दों का निर्माण समास कर देगा, कुछ शब्दों का निर्माण संधि कर देगा। क्लियर होगी बात? तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द रचना की इकाई है दोस्त। आपने शब्द रचना की इकाई देखा, शब्द परिवर्तन की इकाई आप पढ़ चुके हैं। लिंग, काल, कारक, वचन, ये 4 जो हैं ये शब्द परिवर्तन की इकाई है। यानी शब्द में परिवर्तन लाने के लिए और ये शब्दों को बनाने के लिए एक नया शब्द, नए नए शब्दों का निर्माण करना है हमें। जैसे जन्म लिखा हुआ है, उसी में आ लगा दो तो आजन्म हो जाए, एक नया शब्द बन जाए। तो वो उपसर्ग ने काम किया। क्लियर है? जैसे पढ़ना है और पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगाया, पढ़ाई बन गया, तो प्रत्यय ने एक शब्द को निर्मित कर दिया। विद्या और आलय को जोड़ने का काम संधि ने कर दिया, विद्यालय बना दिया। समास आप जान रहे हैं, राजा का पुत्र राजपुत्र लिख दिया, तो ये चीजें क्लियर सामने आ जाती हैं। यानी ये लोग नए नए शब्दों के निर्माण में सहायक है। यहाँ तक की बात, यहाँ तक की परिभाषा आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप बेस पकड़ लेंगे, फिर शिकायत खत्म हो जाएगी। आप इससे इसलिए डर रहे होंगे क्योंकि आपने कभी इसको बहुत ही आराम से, सहजता से पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया होगा, आप डर गए होंगे। लेकिन आज से डरना मना है, डरना ही नहीं है। अब ध्यान दें, इसमें एक टॉपिक आपको मिल गई, उपसर्ग। तो हम लोग जिसे खोज रहे थे, जिसकी तलाश में थे, उसका सारा लेखा जोखा, सारा जो भी इसके बारे में है वो आपके सामने आ चुका है। ये कहाँ से आए, किस जगह से आए, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपके सामने हाजिर है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ये सबसे कठिन टॉपिक भी मान ली जाती है इसलिए क्योंकि हम इसको कठिन मान के बैठे हैं।
लेकिन सहज करके देने वाला हूं, ध्यान देना बस। उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग क्या है, पहला तो प्रश्न यहीं से है। इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं सर। दूसरा प्रश्न तो ये है, कैसे इसको याद करेंगे। तीसरा प्रश्न तो ये है, क्या ये सचमुच याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न ये होगा, आपका मस्तिष्क यही कह रहा होगा। अब जरा ध्यान दें, मैं कहने वाला हूं उपसर्ग एक शब्दांश है। उपसर्ग एक शब्दांश है, ध्यान देना ये चीज। उपसर्ग एक शब्दांश है, यानी उपसर्ग शब्द का अंश है। सीबीएसई, देखना मैं सारी बातें इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूं जिससे कभी भी आप फंसे ना। उपसर्ग एक शब्दांश है। सीबीएसई की किताब में लिखा गया, उपसर्ग भाषा का सार्थक लघुतम खंड है। भाषा का सार्थक लघुतम खंड है, या सार्थक लघुतम खंड कह दीजिए, भाषा का है। यह सीबीएसई वालों ने छाप रखा है, ठीक है। कितना सही है कितना गलत है इस बारे में भी बात होगी। क्या सही कह रहे हो आप, कितनी सही है, सच्चाई है, कितना दमखम है, इस बारे में भी चर्चा होगी। मैंने कहा उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब शब्दों के अंश है। शब्द भाषा की इकाई है, जोर देना दिमाग पर। शब्द भाषा की इकाई है, उपसर्ग एक शब्दांश है। अगर मैं आपके सामने स्टूडेंट्स होता, मेरा पहला प्रश्न यही था, क्या सर इसका कोई अर्थ है। अगर इसका अर्थ है तो भाषा की सार्थक इकाई फिर शब्द कैसे है। अगर इसका अर्थ नहीं है तो इन्होंने भाषा का इसे सार्थक लघुतम खंड क्यों कहा है ना प्रश्न। यह है दमदार। इसीलिए मैंने कहा बहुत मनोवेग से जुड़ना होगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से। तो देखना, दो प्रश्नों में मैं खुद उलझा रहा हूं आपको। एक तो उलझा दिया हमने कि यह भाषा का सार्थक लघुतम खंड है, किसने कहा है, मैंने वो लिख भी दिया है। ये हो गया क्लियर। आगे जरा ध्यान दें, मैं ये कह रहा हूं उपसर्ग एक शब्दांश है। इसका मतलब यह है कि अगर उपसर्ग शब्दांश है तो ये शब्द के ही तो अंश हैं, शब्द के अंश हैं। जब ये शब्द के अंश हैं तो इसका अर्थ होना चाहिए। अगर इसका अर्थ होना चाहिए तो मुझे लगता है भाषा की सार्थक इकाई फिर उपसर्ग को कहना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात। इसका मतलब हुआ कि भाषा की सार्थक इकाई हमें उपसर्ग को कहना चाहिए था। फिलहाल इस दायित्व को अभी छोड़ा जाता हूं कि क्या गलत क्या सही, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं इसको निरर्थक मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं नहीं ऐसा नहीं है, इसका अर्थ नहीं होगा, ये भाषा की नहीं तो फिर इकाई लिखी गई होती। लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाषा का सार्थक लघुतम खंड है। अब जरा ध्यान दो, अगली बात समझना, किसको सही माने किसको गलत माने। चलो कुछ प्रयोग कर लेते हैं अपने अनुसार, कुछ नए समीकरण अपनाते हैं अपने तरीके से। ध्यान देना, उपसर्ग में शब्दांश होता है और ये मूल शब्द के आगे लगता है। मूल शब्द के प्रारंभ में आगे मत कहिएगा, मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है या आरंभ में लगता है, जो भी कहें, शुरुआत में लगता है। मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है और नए नए शब्दों का निर्माण करता है। नए नए शब्दों का निर्माण करता है। सारी बातें मैं लिख रहा हूं इसलिए जिससे आप बेहतर ढंग से नोट भी बना सकते हैं। नए नए शब्दों का निर्माण करता है तथा शब्दों में परिवर्तन लाता है या विशेषता बताता है। शब्दों में परिवर्तन लाता है या विशेषता बता देता है, जबकि ये विशेषण नहीं है।
जरूरी समझना क्या है, उपसर्ग वह लघुत्तम खंड है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके नए नए शब्दों का निर्माण तो करता ही करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, कभी कभार उसके अर्थ में परिवर्तन ना ला करके उसी अर्थ की विशेषता को और ज़्यादा कर देता है या उसी अर्थ की विशेषता को और कम कर देता है। समझ रहे हैं ना। अब जरा ध्यान दें, एक उदाहरण के माध्यम से आप सब कुछ समझने वाले हैं। जैसे जय लिखा गया है और अगर हम इसी में परा उपसर्ग जोड़ दें तो हो जाएगा पराजय। क्लियर है ना। जय मूल शब्द था, परा लगा दिया, हो गया पराजय। जय मूल शब्द है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आ जोड़ दिया तो हो जाएगा अजय। जय मूल शब्द है, इसमें बी जोड़ दिया तो हो जाएगा विजय। अब जरा ध्यान दो, जय का अर्थ जीत था, परा लग गया तो अर्थ में परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ। देखो मैंने कहा कि शब्दों में परिवर्तन लाता है, आप यहां लिख भी सकते हैं अर्थ में परिवर्तन ला देगा। अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। दूसरी बात समझना, जय था अजय जिसे अब कभी जीता ही नहीं जा सकता। अजय यानी अजय है जिसे अब कभी हरा ही नहीं पाओगे आप, है ना, अजय। क्लियर है। अर्थ में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आया। इधर देखो विजय यानी एक, जय का मतलब जीत, एक विशेष प्रकार की जीत। कोई अर्थ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। तो सीधी बात समझना, उपसर्ग एक ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्दों के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसी अर्थ की विशेषता को और बढ़ा देते हैं। ये है उपसर्ग की एक सटीक परिभाषा। या तो अर्थ में परिवर्तन लाएंगे, नए नए शब्द का तो निर्माण होना ही है, ये तो आप जान चुके हैं। नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं तथा उसी शब्द की या तो विशेषता और बढ़ा दे रहे हैं। इतनी बातों से मुझे लगता है आप अवगत हो पाए होंगे। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो ये मान के चले मैं अपनी इस महत्वपूर्ण तथ्य पे आता हूँ। सीधी सीधी बात आप ये कर लो अब कि क्या उपसर्ग का अर्थ होता है या नहीं होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है कि नहीं होता है, तो मैं देखना आप क्या जवाब देने वाला हूं। पहली बात तो स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अब लीजिए, मामला अब फंसा। स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर ये मामला, ये पॉइंट गलत होगा अभी थोड़ी देर में। भाषा का सार्थक लघुत्तम खंड, स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं है। कैसे, इस बात को कैसे माने हम। आप जरा ध्यान दो, मैं एक उपसर्ग की बात करूं। एक उपसर्ग है आ का मतलब होता है नहीं। एक उपसर्ग है सु का मतलब होता है सुंदर। एक उपसर्ग है दू का मतलब होता है बुरा यानी खराब। आप जरा ध्यान दो, अगर मैं ये कह दूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, ये वाक्य मैं आपसे लिखने को कहूं तो क्या करोगे, यही तो लिखोगे, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, आप यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अगर इस आ का अर्थ नहीं है, अगर इस आ का अर्थ नहीं है, देखो सिद्ध हो रहा है मामला, अगर इस आ का अर्थ नहीं है तो क्यों ना हम इस नहीं को हटाकर यहां आ लिख दें। क्या हमारी हिंदी अब इस बात को सही मानेगी, मैं घर आ जाऊंगा। क्या इसका मतलब, क्या इसका अभिप्राय आप ये समझ पाएंगे कि मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया मैं यहां काम नहीं करूंगा, मैं यहां काम आ करूंगा। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं। क्या हमारी हिंदी इसे वैचारिक मान्यता देगी, क्या हमारी हिंदी इसे स्वीकार करेगी, नहीं। इसका मतलब गलत चला जा रहा है। आप खुद सोचो, आप किसी व्यक्ति के पास खड़े होकर कहो कि आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, तो चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको मुस्कुराएगा, हंसेगा, आपकी बात को भी मान लेगा, सहनशील होगा, और नहीं तो फिर जवाब तो करारा भी दे सकता है, वो आप जान ही रहे हैं। बहरहाल आप किसी उसी व्यक्ति से दोबारा कहिए आप बड़े सू लगते हैं, तो इसका मतलब वो बुरा भी मान सकता है या बुरा भी मान सकती है। इसका मतलब ये सू का प्रयोग नहीं कर पाओगे भाई।
सु का मतलब भले ही आप अपने अभिप्राय में सुंदर ले रहे हैं, आप अभी अपने अभिप्राय में बुरा ले रहे हैं, इनके एक वैचारिक मत हो सकते हैं, इनके एक अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए इसने कहा है भाषा का सार्थक लघुत्तम खंड, यानी जब ये किसी शब्द में है, जब ये किसी शब्द में है तो उस शब्द का जो लघुत्तम खंड है, जो लघुत्तम खंड है तब तक सार्थक माना जाएगा जब तक वो उस शब्द में पिरोया रहेगा, जब तक वो उस शब्द में जुड़ा रहेगा तब तक हम उसके अर्थ को महत्व देंगे। और अगर उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर लिया गया तो कतई कभी मत कहिएगा इसका कोई अर्थ होता है। किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कह दिया कि चलो हमें बताओ परा मतलब क्या होता है, कहिए मुझे पता ही नहीं है, ये आप ही जानो। कोई आपसे कह दे कि प्रा मतलब क्या होता है, अनु मतलब क्या होता है, आप जानो। स्वतंत्र रूप से मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, परंतु जैसे ही आप लिखेंगे अनुसार, मैं तुरंत बताने वाला हूं कि अनु मतलब क्या होता है, और जैसे आप लिखेंगे पराजय, मैं तुरंत बताने वाला हूं कि परा मतलब क्या होता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, क्योंकि जब ये शब्द से जुड़ जाएंगे तो ऐसा होगा। क्लियर? तो जिस उपसर्ग से परिचय नाता बना रहे हैं, जिस उपसर्ग के बारे में हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं, वहां का ये अभी शुरुआत है। ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा परिचय है, उपसर्ग एक परिचय। ये मान के चलिएगा उपसर्ग एक परिचय, ये इसकी क्लास है जिसका हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, क्योंकि इसका पार्ट आएगा जरूर, क्योंकि एक ही पार्ट में ये समाहित नहीं हो सकता है। अतः मुझे इस बात की जानकारी है, आगामी सीरीजें इसकी आएगी, लेकिन क्या, लेकिन शालीनता, लेकिन धैर्यता, ये सारी बातों का परिचय हमें देना है। हमें अपने धैर्य का, हमें अपने साहस का परिचय देना होगा। हमने कहा आपसे कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के, मूल शब्द जैसे ये शब्द, जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके, आगे कह दूंगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे का मतलब आगे, तो गलत हुआ ना। मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब पहले, इधर मूल शब्द के प्रारंभ में लग करके या तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या तो फिर उसके अर्थ को और भी महत्व वाला या महत्वहीन बना देते हैं। क्लियर है ना? अतः ये नए नए शब्दों के निर्माणक हैं, नए नए शब्दों को जन्म करने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं। अतः शब्द रचना की इकाई में इन्हें शामिल किया गया है। शब्द रचना की इकाइयां आपके सामने प्रदर्शित हैं। आगामी सीरीजें कुछ इसी तरीके से उपसर्ग प्रत्यय समास संधि करके आप पढ़ने वाले हैं। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान दीजिएगा, उपसर्गों का खुद का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर अर्थ होता तो भाषा की, स्वतंत्र भाषा की इकाई मान ली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो भाषा का एक सार्थक लघुत्तम खंड जरूर है। कारण कब? जब वो शब्द के साथ है, जब वो मूल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ये बात मान के चलें, एकदम क्लियर कट यही बात है। आप वहां तक जुड़े रहें, यानी किसी भी शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होगा, चाहे वो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, परंतु जब वो किसी के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो अपने एक अलग सा अर्थ वो देने का प्रयास करेंगे, और उसी अर्थ को हमें स्वीकार करना होता है। अब ध्यान दें जरा, उपसर्ग संबंधी अभी हम लोग प्रारूप बना रहे हैं। उपसर्ग संबंधी हम लोग अभी वो तैयारी कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है आप हमारी जिंदगी में, क्यों जरूरी है आप हमारे लम्हे में, क्यों जरूरी है आप हमारे एग्जाम में। अभी हम इनसे अपना नाता कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का प्रारूप समझिए, कैसे कैसे प्रश्न उपसर्ग से पूछ लिए जाते हैं। जहां हम लोग ये जान चुके हैं कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग एक शब्दांश है, मूल शब्द के प्रारंभ में लगेगा, अर्थ में परिवर्तन करेगा, नए नए शब्दों का निर्माणकारी है, ये शब्द रचना की इकाई में शामिल है। इतनी बातें हम जान चुके हैं। विकारी शब्दों के साथ प्रयोग किया जाएगा, अविकारी शब्दों के साथ बिल्कुल ये प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। अगली बात ध्यान दें, प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा। पहला ही प्रश्न मैं ऐसा लिखूं, कुमार, कुलीन, कुमार्ग, और एक हमने लिखा है कुसुम। और अब आपसे हमारा प्रश्न है कि उपसर्ग युक्त शब्द बताएं हमें। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, ये प्रश्न है। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है?
आपके सामने ये 4 वैकल्पिक व्यवस्था लेकर के मुखातिब हैं। अब बताना जरा, तो पहला तो मुझे लगता है आप ऐसा नहीं कि आप सही नहीं कर सकते हैं, सही करने वाले हैं, लेकिन बहरहाल हमारी गलती क्या होती है, मैं उस चीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इसमें क्या हो सकता है, मैं इस विकल्प को और भी बढ़ा सकता हूँ और हवा दे सकता हूँ और ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी क्या है, आप यहाँ जरा इतना बताना कि लग तो सब में रहे हैं, जिसने उपसर्ग का रट्टा मारा है ना, जिसने उपसर्ग को हवा में लिया है, वो तो पक्की बात है उसको सब नजर आएंगे। कुमार में कूपसर्ग, कुलीन में कूपसर्ग, कुमार्ग में कूपसर्ग, कुसुम में भी कूपसर्ग, उसे हर जगह ना कूकू नजर आएंगे। लेकिन क्या ऐसा है, जब इसमें एक ही है उपसर्ग युक्त, तो फिर चारों पे कैसे? इसका मतलब हम कहीं अधूरे हैं, कहीं हम किसी बात से अछूते हैं। तो पहले तो इस प्रश्न का प्रारूप समझें आप, ऐसा पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसमें उत्तर आपको देने वाला हूं कुमार्ग, तो आप ये मान के चले, आप ये कहेंगे सर संबंधित 3 विकल्प को आप गलत साबित करके दिखाएं। संबंधित 3 विकल्प को आप गलत साबित करके दिखाएं। बिल्कुल मैं गलत साबित करके दिखाने वाला हूं, आप जरा ध्यान दें। मैं कहने वाला हूं उपसर्ग, उपसर्ग अभी आपने कहा शब्दांश, अभी आपने कहा कि मूल शब्द के प्रारंभ में लगेंगे, मूल शब्द के प्रारंभ में, ये सारी बातें आपने बोल रखी हैं। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण बात और याद रखें आप, ये स्टार बना करके आप नोट करें कि उपसर्ग जिस शब्द के साथ लगेंगे, जिस शब्द के साथ लगेंगे उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उदाहरण से समझना, हम लोगों ने बात की थोड़ी देर पहले, हमने लिखा था पराजय, आपको याद आया होगा ये काम। आप जरा बताना इसका मूल शब्द क्या था, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। पराजय का मूल शब्द क्या था? तो आप कहोगे सर पराजय का मूल शब्द रहा होगा जय। क्लियर है? क्योंकि मैं बता चुका हूं अभी, पराजय का मूल शब्द जय, और इसमें आपने उपसर्ग लगाया है कौन सा? परा। ये कह रहे हैं उपसर्ग जिस शब्द के साथ लगेंगे उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो किस शब्द के साथ लगा था? जय, इसके साथ लगा था। जब इसने इसे पराजय बना दिया, तो बताना क्या इस शब्द के अंदर जय की कोई भावना नहीं है, जय की कोई भूमिका नहीं है? तो आप कहोगे नहीं सर है, पराजय यानी जय नहीं हुआ है, जिसका जय नहीं हुआ यानी जो जीत नहीं सका वही तो पराजित हुआ है। इसका मतलब ये अपने अर्थ को नहीं छोड़ रहा है, यहां भी ये जय था, यहां भी ये जय है, बस इसके साथ कोई लग करके एक दूसरा जय बना दिया। क्या जय ने अपना नाता तोड़ा? नहीं। देखना, जैसे मैंने कह दिया निरोग, जैसे मैंने निरोग लिख दिया, आप सोचो जरा, निरोग, रोग इसका मूल शब्द और नी इसका कुछ इस तरीके से होगा, जब विसर्ग संधि विच्छेद करेंगे तो नी हो जाएगा। नी का मतलब बिना, बिना रोग के, और रोग का मतलब क्या था? रोग। फिर आपने लगाया भी तो क्या रोग को मिटा दिया? नहीं। अब आप कह रहे हैं बिना रोग के, यानी उस शब्द के अर्थ को हम नहीं हटा पा रहे हैं, उस शब्द की भूमिका को हम नहीं हटा पा रहे हैं। यानी वो शब्द भले ही परिवर्तित हो रहा है, भले ही अपने रूप को चेंज कर रहा है, भले ही शब्द रचना की इकाई के अनुसार बदल जा रहा है, लेकिन उसकी भूमिका उसमें बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? बनी हुई है ना। तो शब्द अपनी भूमिका नहीं छोड़ेगा, ना इनकी हिम्मत है, ना ये ऐसा कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस कुमार शब्द की बात करूं, किस शब्द की? कुमार। कुमार शब्द का पहले तो बता देना अर्थ क्या है। कुमार शब्द का अर्थ क्या है? जैसे पराजय का मतलब हार है, पराजय का मतलब हार है, ये जय में लगा है
और जय का मतलब जीत था, उसने जीत को क्या कर दिया, हार में बदल दिया, यानी ये कर दिया एक ऐसी जीत जो हुई ही नहीं, एक ऐसा रोग, रोग का मतलब रोग, निरोग का मतलब बिना रोग, यानी रोग उसमें है भले ही वो कारगर नहीं है। वही चीज यहां देखना जरा, कुमार का मतलब होता है नवयुवक, होता है ना, नवयुवक के लिए आप कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट है, नवयुवक के लिए आप कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर मैं इस कु को उपसर्ग मान लेता हूं, इस कु को उपसर्ग मान लेता हूं, तो कु का मतलब होता है बुरा, और मार का मतलब तो जान ही रहे हैं। आप बताना बुरी मार का संबंध इस कुमार से कहां है। कुमार का मतलब नवयुवक, और नवयुवक को जब आप तोड़ रहे हैं तो बुरी मार आ जा रहा है। क्या इसके किसी भी एक भी अर्थ के छोटे बड़े अंश से क्या इसका कोई मुलाकात, कोई वास्ता है? नहीं है ना। जबकि यहां ऐसा नहीं था, हमने जय को पराजय में बदला, परंतु जय का योगदान वहां भी था। हमने रोग को निरोग में बदला, लेकिन रोग का योगदान वहां भी था, हमने उसको तोड़ करके चेक भी कर लिया। ऐसा यहां नहीं हो पा रहा है। कुमार का मतलब नवयुवक था, मार का मतलब मार होता है, कु लगा दिया बुरी मार, जबकि कुमार का मतलब नवयुवक होता है। पराजय का मतलब हार होता है, पराजय का मतलब हार होता है। मैं कहता हूं, आप सोचो, जैसे मैंने कह दिया, इस तरीके से ध्यान दें, सुपुत्र लिखा है, आप बताना पुत्र का मतलब बेटा, बेटे के साथ लगा दिया आपने सु, हो गया सुपुत्र, यानी अच्छा वाला बेटा। क्या बेटे की भूमिका खत्म हुई? नहीं ना। सुपुत्र का मतलब सुपुत्र यानी अच्छा बेटा, तोड़ा हमने फिर भी बेटा, हटाने पर उस शब्द का अर्थ रहा कि नहीं रहा, अर्थ रह जाएगा, बस इतनी बात ध्यान देना। जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कुमार का मतलब नवयुवक होता है, और जब हमने इसको तोड़ा तो इसमें एक शब्द आया बुरा, एक शब्द आया मार, इस नवयुवक से इसका कोई वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, छोटे बड़े अंश से भी कोई वास्ता नहीं है। अतः अब हम सीधी बात कह सकते हैं कि आप में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, उपसर्ग नहीं है, कुमार एक मूल शब्द है। हमारी बात को शायद आप समझ गए होंगे। अब कुमार एक मूल शब्द है। दूसरी बात देखिए, कुलीन लिखा गया है। पहली बात तो आप समझ लें, कुलीन का मतलब क्या होता है, पहले शब्द का अर्थ निकाल लीजिएगा। जैसे कोई भी शब्द आए, जैसे सुपुत्र का मतलब क्या होता है, तो पहले इसका अर्थ निकालो, अच्छा बेटा, है ना, सबसे अच्छा बेटा, ये हुआ। अब इसको तोड़ो तो सु अलग लिखिए, पुत्र अलग लिखिए, फिर आया कि नहीं आया वही अर्थ, घुमा फिरा के, मतलब पुत्र तो रहेगा ना, पराजय में परा प्लस जय तो रहेगा ना, और जब इसका अर्थ हटाओगे तो वही अर्थ फिर घुमा करके आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, घूम करके वही भावना फिर हमारे सामने आएगी। ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है। कुलीन का मतलब श्रेष्ठ, अब कु का मतलब क्या होगा, बुरा, और लीन का मतलब लीन। अब बताना जरा, बुरे में लीन, बुरे में लीन, गंदे में लीन, उसका श्रेष्ठ से क्या नाता है? कोई नाता है नहीं। तो जिस कुलीन पर आप ज्यादा जोर लगा रहे होंगे वो कुलीन तो है ही नहीं, उस कुलीन में बिल्कुल भी उपसर्ग नहीं है। क्लियर है बात? आगे जरा ध्यान दें। ठीक वही तरीका है कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल। आप बताओ, कु का मतलब अगर बुरा मान लें और सुम का मतलब कुछ भी समझ लें तो क्या होगा, इस फूल का कोई नाता इससे होगा? नहीं ना। तो फिर आप ये बात बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जब तक जो मूल शब्द का अर्थ है, जो मूल शब्द का अर्थ है उसमें उपसर्ग लगा भले ही हो, लेकिन मूल शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान देना। शब्द के अर्थ बदल जाएंगे, शब्द के रूप बदल जाएंगे, लेकिन वो जो शब्द आपने उसमें जिसमें उपसर्ग आपने लगाया है वो आपसे नाता नहीं तोड़ेगा, वो अपने सूक्ष्म अंश को भी आपके साथ जरूर जोड़े रखेगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात को भी कंठस्थ करें। आगामी आने वाले महत्वपूर्ण सीरीजें जो भी इससे संबंधित हैं, आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है, मुझे आशा और विश्वास है कि ये कंटेंट आपको बेहतर लगा ही होगा। बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। आगामी जो सीरीज होगी उसमें और भी कोशिशें हमारी होगी आपको बताने की। अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं और अच्छा मैं कर पा रहा हूँ तो आपका अपने दायित्व का निर्वहन जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं हम आपसे
नए कंटेंट में हाजिर होंगे। पुनः उपसर्ग की नई सीरीज लेकर के आपसे मुखातिब होंगे। और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी तैयारी से, पूरे मनोवेग से हमेशा अपने आप को तैयार करते रहिएगा। मुलाकात हमारी आपसे फिर से होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।